नमस्कार। तो कैसी पढ़ाई चल रही है सबकी? ठीक ठाक। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना थर्ड चैप्टर, सरल रेखा में गति। इंग्लिश में बोलते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और हिंदी में कुछ जगह लिखा होता है ऋजु रेखा में गति। तो हमने उसके पहले दो पार्ट्स में हमने डिफरेंशियल पढ़ा है और इंटीग्रल पढ़ा है, मतलब हमने अवकलन पढ़ा है और समाकलन पढ़ा है, जिसका हम इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं। हमने इस चैप्टर को बीच में ही रोक दिया था और पहले हमने वेक्टर से स्टार्ट कर दिए थे। उसका कारण ये था क्योंकि इसमें वेक्टर्स यूज होते हैं, तो अगर आपको वेक्टर्स नहीं आएंगे तो फिर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी इस यूनिट को कहते हैं शुद्ध गतिकी। शुद्ध गतिकी, और इंग्लिश में से कहते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स। अब इसका मतलब क्या होता है? काइने मीन्स गति, मैटिक्स मीन्स गणित, मैथ। काइने मीन्स मोशन और गणित मैथ्स। तो जब भी गति होती है तो उसमें जितना भी कैलकुलेशंस होती है, जितना भी मैथ्स होता है हमारा, वो सब कुछ इस यूनिट के अंदर आता है, शुद्ध गतिकी के अंदर। अब उसमें मैथ्स क्या होता है? तो जब भी हमारा मोशन हो रहा है, जब भी कहीं पे कुछ चल रहा है, कोई गति हो रही है, तो हम उसमें क्या निकालते हैं? हम उसमें दूरी, चाल, वेग, विस्थापन, करेक्ट, स्थिति, समय, ये सब कुछ निकालते हैं। तो ये सब हमारा पढ़ा जाता है शुद्ध गतिकी के अंदर। अब इसमें एक आता है हमारे जो मोशन होता है, हमारी जो गति होती है वो तीन प्रकार की होती है। फर्स्ट, एक विमीय गति। एक विमीय गति, इंग्लिश में से कहेंगे वन डायमेंशन मोशन। वन डायमेंशन मोशन मीन्स मोशन केवल एक ही दिशा में हो, सरल रेखा के अनुदिश हो। ऐसे अगर हम एक्स, वाई और जेड एक्सिस ले लें, अपनी ये प्लेन ले लें, तो मोशन या तो एक्स के अनुसार हो, या वाई के अनुसार हो, या जेड के अनुसार हो। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई सा भी एक दिशा में मोशन हो, किसी भी अक्ष के समानांतर मोशन हो, गति हो हमारी, तो हम उसे क्या कहेंगे? एक विमीय गति। डेली लाइफ में उसके क्या एग्जांपल्स होते हैं? रोड पे जितने भी व्हीकल चल रहे हैं सब सरल रेखा में चल रहे हैं, करेक्ट। सी दिशा बदलती जाती है पर है तो सरल रेखा में, एक ही अक्ष के समानांतर है, दो दो दिशाओं में तो नहीं चल रहे ना। अब जैसे मैं ये पेन ऊपर फेंक दूं, ऐसे क्या गति हुई? ऊपर नीचे, वाई एक्स के अनुदिश, ऊपर नीचे। अब मैं ऐसे फेंकूं, अगर ये पेन ऐसे जाता है तो एक्स अक्ष के अनुदिश की गति हो रही है। तो एक विमीय गति के हमारे उदाहरण क्या हो जाते हैं? जब गति हमारी किसी एक अक्ष, एक्स अक्ष, वाई अक्ष या जेड अक्ष के अनुदिश हो, तो हम उसे कहेंगे एक विमीय गति। और सरल रेखा में गति हमारी इसी एक विमीय गति के अंतर्गत आती है। बस का चलना, रेलगाड़ी, हम सब का चलना, हम भी तो एक दिशा में ही चलते हैं, या ऊपर गेंद का फेंकना। यहां पे मैं गेंद के इस मोशन की बात कर रही हूं, ये नहीं, ठीक है। जो हम कहते हैं ना गेंद स्पिन होती हुई जा रही है, वो चीज नहीं। मैं खाली गेंद को ऊपर सीधा फेंकने की बात कर रही हूँ, सीधा कैच करने की बात कर रही हूँ। दूसरा हमारा आता है द्विविमीय गति। द्विविमीय गति इंग्लिश में से क्या कहेंगे? 2D मोशन। 2D मोशन हमारा क्या होता है कि जब हमारी वस्तु या हमारा कण, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, वो किसी एक तल में गति कर रहा हो, एक्स वाई में हो, या वाई जेड में हो, या जेड एक्स में हो। ठीक है, जब हमारे उसकी गति को दर्शाने के लिए हमें दो निर्देशांक की जरूरत पड़ी, या तो एक्स वाई में हो, या वाई जेड में हो, या जेड एक्स में हो। इसके एग्जांपल्स क्या आते हैं हमारे? वृत्तीय गति, वृत्तीय गति, गति, या प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। जो ये ऐसे जाता है, ऐसे आपने बॉल फेंकी तो वो ऐसे गई, है ना। तो इसमें आपका एक्स अक्ष भी होता है, वाई अक्ष भी होता है, ये आपको समझ आ जाएगा। देखो गति यहाँ है, तो जब उसके घटक करेंगे, एक्स अक्ष के अनुदिश भी आएगा, वाई अक्ष के अनुदिश भी आएगा। ये सब कुछ हमने वेक्टर्स में पहले एक्सप्लेन करा हुआ है, घटक कैसे करते हैं और कैसे वो एक्स वाई दिशा के
अलोंग आते हैं। वृत्तीय गति अगर आपकी होती है, देखो ये एक्स वाई प्लेन है, अगर आप इसमें ऐसे ड्रॉ करोगे तो वृत्तीय तो है, एक्स वाई प्लेन में तो है, किस प्लेन में, इस बोर्ड में, और ये बोर्ड क्या है एक्स और वाई, इसमें जेड तो नहीं है, इसकी जो मोटाई है वो बहुत छोटी है, उसे हमने इग्नोर कर दिया। हमारे वृत्त की जो मोटाई है वो कुछ भी नहीं, तो जेड एक्सिस नहीं है, तो कौन से प्लेन में है एक्स, हमारा सर्कल, हमारा जो वृत्त है एक्स वाई प्लेन में है। अब अगर आप इसके किसी स्थिति में इसके निर्देशांक निकालो, मान लो यहां निकालने हैं, तो कैसे होंगे, एक्स भी होगा और वाई भी होगा। तो जब गति हमारी किसी समतल में हो, एक्स वाई में, वाई जेड में, या जेड अक्ष में, एक्स में, तो हमारी दो द्विविमीय गति होती है। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तीसरा आता है हमारा त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति या इसे कहते हैं 3D मोशन। 3D मोशन का एग्जाम्पल फिजिक्स में तो नहीं मिल पाता, पर जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, केमिस्ट्री में किसी बंद बर्तन में जो अणुओं की गति होती है, गैस के अणुओं की गति होती है, वो तीनों दिशाओं में होती है, एक्स वाई और जेड, तीनों दिशाओं में वो गति करते हैं। तो इसका उदाहरण आ जाता है बंद बर्तन में गैस के अणुओं की गति। अच्छा, एक और चीज, जो ये 2D मोशन हमने जो बोला, द्विविमीय गति बोली, अगर मैं इसमें ये बोलूं कि हमारे यहाँ द्विविमीय गति हो रही है, निर्देशांक हमारे x और y दो हैं, बट x कुछ दो वैल्यू है और y की वैल्यू 0 है, तो भी क्या ये हमारा द्विविमीय गति में आएंगे निर्देशांक? नहीं। क्यों? y यहाँ ऑलरेडी 0 है, तो जो आप जब इन निर्देशांकों को आप खींचोगे तो ये हो जाएगा ऐसे, अगर 3 0 4 0 ऐसे होते चले जाए, तो ये क्या है, ये एक विमीय गति है, क्योंकि यहाँ पे निर्देशांक आपके केवल एक अक्ष के हैं। ठीक है, तो किसी भी अक्ष के समानांतर हो या किसी भी अक्ष के अनुदिश गति हो, वो हमारे एक विमीय गति होगी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं दूरी एवं विस्थापन। ये दोनों क्या होते हैं? एक ही चीज होती है, दोनों लंबाई को ही नापते हैं, पर इनमें अंतर क्या होता है? इंग्लिश में दूरी को कहते हैं डिस्टेंस, विस्थापन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अगर हम ऐसे लिख लें, इधर दूरी और इधर विस्थापन। सबसे पहली चीज, दूरी हमारी एक अदिश राशि है। क्या है ये? स्केलर, अदिश, स्केलर। और विस्थापन हमारी एक सदिश राशि है, से हम क्या कहेंगे? वेक्टर। इट मीन्स इसमें केवल आंकिक मान होता है, इसमें आंकिक मान के साथ साथ दिशा भी होती है। अब एक छोटा सा मोटा मोटा एग्जांपल ले लेते हैं, जिससे आपको मोटे तौर पे समझ में आ जाए कि विस्थापन होता क्या है। माना ये हमारा क्लासरूम है, क्लासरूम का गेट मान। ठीक है, क्या है ये? क्लासरूम। हिंदी में क्या कहेंगे? कक्षा। ये आपका क्या हुआ? वॉशरूम मान लो। चलो, ये आपका वॉशरूम। हिंदी में क्या कहेंगे इसे? शौचालय। ठीक, तो अब हमारे एक स्टूडेंट शौर्यवर्धन जी क्लासरूम से मैडम से परमिशन लेके चले वॉशरूम की तरफ को। ठीक है, क्लास में जो लेक्चर है बहुत बोरिंग है, तो शौर्यवर्धन जा कैसे सकता है वॉशरूम में? या तो वो ऐसे जाए सीधा, या वो भाई साहब ऐसे जाए, और उसे पूरा ही लेक्चर खराब करना है तो वो ऐसे 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 घूमते हुए ऐसे जाएगा। कोई सा भी रास्ता ले सकता है, जा चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो, क्लासरूम से वॉशरूम तक की, क्लासरूम आपका क्या हो गया? इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक स्थिति, और ये आपका अंतिम, फाइनल पॉइंट, अंतिम बिंदु। ये प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु, ये आपका मेन डेस्टिनेशन है जहां आपको पहुंचना है। ठीक है, तो जो सबसे छोटी दूरी होगी, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो सबसे छोटी दूरी होगी, उसे हम क्या कहेंगे? विस्थापन। बाकी सारे रास्तों को हम क्या कहेंगे? दूरी। तो अगर मैं इसे नाम दे दूं, ये पथ 1 है, ये 2 रास्ता है, ये 3 रास्ता है, तो अगर इनमें से पूछे इन रास्तों में से विस्थापन कौन सा है? नंबर 1 इसका विस्थापन है। दूरियां कौन सी हैं? 2 और 3।
तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे छोटी दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन हमारा क्या हुआ? सबसे छोटी दूरी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की। और विस्थापन हमारी सदिश राशि है, तो इस पे हमेशा दिशा भी आएगी, वो हम आगे समझाएंगे दिशा हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारा मेन अंतर है। जब आपको बहुत सारी दूरियां दी हो और उनमें से बताना हो कि विस्थापन कौन सा है, तो देखो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु उसके बीच की जो सबसे छोटी दूरी है वो आपका विस्थापन हो जाएगा। तो हम यहां से देखें, अगर क्या हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं दूरी और विस्थापन के बीच में? दूरी विस्थापन, अगर यहां से देखो सारों में, तो दूरी क्या है? विस्थापन से बड़ी है, करेक्ट। अब अगर हम एक चीज बोल दें कि यहां पे टीचर खड़ा है, यहां पे प्रिंसिपल जी खड़े हैं, ठीक है, यहां पे दूसरा टीचर खड़ा है, तो बेचारे शौर्यवर्धन जी का दूसरा और तीसरा रास्ता तो बंद हो गया है ना। कैसे जाएगा वॉशरूम? पहले रास्ते से। तो बस यही एक रास्ता है, तो इस टाइम पे ये रास्ता विस्थापन भी है और यही रास्ता दूरी भी है। तो दूरी हमारी क्या होती है? या तो विस्थापन के बराबर होगी या विस्थापन से बड़ी होगी। तो ये रिलेशन आपका आता है दूरी और विस्थापन के बीच में। कभी कभी पूछ लेते हैं दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होता है, तो क्या होगा अनुपात? दूरी बटे विस्थापन, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ये आता है हमारे दूरी और विस्थापन में रिलेशन, उन दोनों में जो संबंध है। तब समझते हैं कि विस्थापन में हम दिशा को भी कैसे बताएंगे। ठीक है, एक वस्तु मान लो, वो वस्तु हमारी t1 टाइम पे x1 पोजीशन में है, t1 टाइम पे x1 स्थिति में है और t2 टाइम पे x2 स्थिति में है। अगर इसके बीच का विस्थापन पूछा जाए तो विस्थापन क्या होगा? ये x2 माइनस x1, करेक्ट, x2 माइनस x1। तो विस्थापन हमारा क्या हुआ? x2 माइनस x1, या अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारे विस्थापन के लिए। हमेशा याद रखना, अंतिम में से पहले वाला, लास्ट डेस्टिनेशन से इनिशियल पॉइंट, लास्ट पॉइंट से इनिशियल पॉइंट, या फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट, या अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति को आपको माइनस करना है। चलो अब यहां पे समझते हैं उस एग्जांपल के साथ। मान लो हमारे यहां पे फिर से शौर्यवर्धन जी आ गए, ठीक है। शौर्यवर्धन जी सबसे पहले मूल बिंदु पे है, सेंटर कहते हैं ना, इसे हमने O से दिखाया, O पे है, ठीक है। फिर वो आगे चले, ये स्केल हमारा दिखा रहा है दूरी को। ये 0 से इधर सीधे हाथ की तरफ जाओ तो आपकी क्या आएगी? +x, उल्टे हाथ की तरफ जाओ तो -s आएगी। ये सब कुछ आप 8th 9th में पढ़ चुके हो, प्लस और माइनस कैसे आते हैं। ये भी नहीं आता तो भैया तो रुक जाओ, पहले अपनी सारी 10वीं पढ़ लो, ठीक है, फिर आना है हमें। तो फिर यहाँ ये चले और यहाँ P पॉइंट पे पहुंचे, ठीक है। कहाँ गए हमारे शौर्यवर्धन जी? यहाँ CP तक आते आते शौर्यवर्धन का सर थोड़ा सा छोटा हो गया। तो ये इसकी प्रारंभिक स्थिति, ये फाइनल स्थिति। अगर मैं पूछूं विस्थापन क्या है, विस्थापन O से P तक आने में लिए, तो आप क्या करोगे? ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? x1, ये x2, x2 माइनस x1, 40 माइनस 0, x2 माइनस x1, 40 माइनस 0, 40 मीटर विस्थापन होगा। किस दिशा में हो रहा है? कैसे चला? ऐसे, प्लस x दिशा में। तो आप क्या करोगे? धनात्मक x अक्ष दिशा में, ठीक। अब इसमें एक और एग्जांपल ले लें कि हमने कहा कि हमारे शौर्यवर्धन जी फिर से O से चले और ये 60 पे आए। अब यहां आके
फिर कुछ इसके दिमाग में आया और ये उल्टा चल के फिर से P पे आ गया। तो कौन कौन से पॉइंट पे चले? O से P, फिर P से Q। अब उन्होंने पूछा कि इस सारे रास्ते को चलने में विस्थापन कितना हुआ। विस्थापन बताना है हमें। विस्थापन तो कहां से गए? O से P पे, P से Q में। कैसे हो ये दिशा? ये O से P, P से Q। तो विस्थापन कितना हुआ? इतना। करेक्ट। तो पहले ये निकालो, यहां से यहां तक कितना है? 60। फिर ये चला उल्टा, ये प्रारंभिक है, ये अंतिम हुआ। समझ रहे हो ना? यहां आ गया शौर्य। फिर जब उल्टा चला तो 60 हमारा प्रारंभिक हो गया, 40 हमारा अंतिम हो गया। तो क्या हुआ? 40 माइनस 60 माइनस 20 मीटर। ये माइनस क्या दिखा रहा है? क्योंकि अब एक जो शौर्य जी हैं वो किस दिशा में चल रहे हैं? माइनस अक्ष की दिशा में चल रहे हैं। ठीक है। तो विस्थापन आपका प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। माइनस एक्स अक्ष दिशा में। अभी ये शुरू के लिए है कि आप ये x2 माइनस x1 करके निकाल पा रहे हो। एक बार आपको आइडिया हो जाएगा तो आप डायरेक्ट ही बता दोगे 60 पे गया, 60 से 40 पे आया। जब उल्टा हुआ तो डायरेक्शन कौन सी हो गई? माइनस एक्स। सीधा आंसर माइनस 20 मीटर वो चला। अच्छा चलो अब एक और पूछते हैं। O से P पे आए और P से घूम के फिर O पे आ गए। विस्थापन अब किसी स्थिति में बताना है हमें। विस्थापन O से P पे, P से O पे। O से P पे कितना विस्थापन हुआ? 60। P से O पे माइनस 60। कैसे माइनस 60? देखो जब O से P पे गया तो कौन सी दिशा में गया? प्लस x की दिशा में। जब P से O पे आया तो कौन सी दिशा में आया? माइनस x की दिशा में। ठीक है। O से P तक की दूरी 60, P से O तक की दूरी 60। तो विस्थापन क्या हुआ? 60 माइनस 60 0। तो विस्थापन आपका 0 भी हो सकता है। अगर इसी चीज में मैं दूरी निकालूं, हमें निकालनी है दूरी O से P, P से O। तो दूरी क्या हुई? O से P 60 मीटर चला, P से O फिर 60 मीटर उल्टा चला। तो दूरी टोटल कितनी हो गई? 60 प्लस 60 120 मीटर। क्योंकि दूरी में हम दिशा नहीं लेते हैं तो दूरी हमेशा पॉजिटिव आएगी। दूरी कभी भी नेगेटिव या 0 नहीं होगी। विस्थापन आपका शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है। अब यहां से आप एक और चीज समझो कि जब हम कह रहे थे कि ये हमारा O से P पे गया, P से O पे गया, ठीक है ना? विस्थापन हमारा आया था 0। एक हमने निकाला O से P पे, P से Q पे, विस्थापन हमारा आया नेगेटिव। सिंपल O से P पे विस्थापन आया हमारा पॉजिटिव। तो विस्थापन हमारा कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब इसमें हमने जो शुरू में एग्जाम्पल दिया था, ये प्रारंभिक स्थिति, ये अंतिम स्थिति। ठीक है। इसे x1 मान लो, इसे x2 मान लो। अब तुम ऐसे जाओ या तुम ऐसे जाओ या तुम ऐसे जाओ या तुम ऐसे जाओ, कोई से भी रास्ते से जाओ। इन सारी वैल्यूज को देख के तुम्हें क्या लग रहा है कि विस्थापन हमारा किस पे डिपेंड करता है, किस पे निर्भर करता है? क्या वो निर्भर करता है कि आप कौन से रास्ते से जा रहे हो? नहीं। वो किस चीज पे निर्भर करता है? अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति। तो यहां से हमारा एक और नोट आ जाता है कि विस्थापन किस पे निर्भर करता है? प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति पर, लिए गए पाथ पर नहीं, लिए गए पथ पर नहीं। ठीक है। जो आप रास्ता तैयार कर रहे हो उस पे वो डिपेंड नहीं करेगा। विस्थापन केवल डिपेंड करता है आपकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पे। वो स्थितियां कहाँ हैं उनसे डायरेक्ट आप माइनस कर देते हो और आप अपना विस्थापन निकाल लेते हो। तो अगर हम मोटे तौर पे देखें कि विस्थापन और दूरी में क्या अंतर होता है या क्या संबंध होता है। ये एक सदिश राशि है, सदिश राशि। दूसरा, सब दो बिंदुओं के बीच की, दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी, सबसे छोटी दूरी हमारी क्या होती है?
विस्थापन। विस्थापन, दूरी और विस्थापन में संबंध क्या होता है हमारे पास? दूरी या तो बड़ी होगी या बराबर होगी विस्थापन के। चौथा, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। वहीं दूरी हमेशा क्या होगी? अशून्य। दूरी हमेशा अशून्य होगी। पांचवा, विस्थापन हमारा बिंदुओं की स्थिति पर निर्भर करता है, ना कि पथ पर। विस्थापन स्थिति पर निर्भर करता है। प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। पथ या इंग्लिश में से कहते हैं पाथ, पर नहीं। सो विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन पोजीशन ओनली, नॉट ऑन द पाथ। तो अब कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, उससे आपका और भी क्लियर होगा कि डायरेक्शंस कैसे निकालते हैं।